इस नदी की धार से कोई ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को, प्रेप साथी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका भाई विवेक पांडे। स्वागत है आप सबका। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए RO 2025 की मुख्य परीक्षा की तैयारी के संबंध में है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर पाऊंगा, क्या आपको बैच लेने की आवश्यकता पड़ेगी या आपको फ्री में ही कुछ कक्षाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी, इसके संबंध में। साथ ही साथ जो कक्षाएं आपको फ्री में मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, किस एप्लीकेशन पे मिलेंगी, किस माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही BEO का भविष्य क्या है, RO मुख्य परीक्षा की तैयारी किन विद्यार्थियों को करनी चाहिए और कितने समय में आप निबंध लिखना सीख सकते हैं, कितने समय में आप गद्यखंड की व्याख्या करना, गद्यखंड के शीर्षक को चुनना और कितने समय में आप पत्र लेखन पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। इन सब सिनेरियोज में जीएस को कितना महत्व देना चाहिए, इन सभी सिनेरियो में जीएस का महत्व निबंध में कितना ज़्यादा होगा, निबंध के क्षेत्र में अध्ययन करने के दौरान किन किन खंडों को साथ में पढ़ते चलें, क्योंकि निबंध उसके बिना संभव नहीं है अच्छा लिख पाना, और आप निबंध लिखेंगे तो उसकी जांच कहाँ कराएंगे, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने चल रहा हूँ। जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वे सब के लिए ये 15 मिनट बहुत अनमोल साबित होंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं 15 मिनट में अपनी बात रखूंगा, किस प्रकार से, कैसे, क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी चाहिए, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, मेरे द्वारा आपको क्या मदद मिलेगी, सब कुछ इस YouTube पर आपको क्या क्या चीज़ें मैं दूंगा, सारा कुछ आज पता चल जाएगा। क्या पाठ्यक्रम है, कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या पाठ्यक्रम में RO में कुछ परिवर्तन होगा मुख्य परीक्षा में या फिर वैसे ही पुरातन परंपरागत जैसे चलता है वैसे चलेगा, इसकी परीक्षा की प्रकृति क्या वैसे ही रहेगी या प्रकृति में कुछ परिवर्तन होगा, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं उपलब्ध कराने का एक प्रयास करने जा रहा हूं। BEO में इसका कैसे लाभ मिलेगा, BEO कब तक आएगी, कितना समय तैयारी में मिलेगा, ये मुख्य परीक्षा आपको BEO में कैसे मदद कर सकती है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। देखिए, जब बात मुख्य परीक्षा की हो तो मुख्य परीक्षा में आपको पाठ्यक्रम के अनुरूप सबसे पहले 2 घंटे में आपको जीएस का पेपर सॉल्व करना होता है। यहाँ पर ये जो जीएस होता है ये MCQ फॉर्मेट में ही होता है, यानी कि PYQ फॉर्मेट में ही होता है। यानी कि जीएस आपको प्री में भी MCQ फॉर्मेट में करना होता है, मुख्य परीक्षा में भी MCQ फॉर्मेट में ही सॉल्व करना होता है। इसमें आपको लिखित परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी सामान्य अध्ययन को लिखित रूप में उत्तर देने की आवश्यकता PCS की तरह RO में या BEO में नहीं पड़ती। BEO में थोड़ा बहुत GS को भी लिखना पड़ता है, मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आपको RO की मुख्य परीक्षा में GS लिख करके उत्तर नहीं देना होता, केवल मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 4 विकल्प होंगे, आपको एक का उत्तर चुनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 120 क्वेश्चन 120 अंक के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आपको परीक्षा में हल करना होगा। कॉपी कलम लेके बैठिएगा तभी इस वीडियो का आपको फायदा मिल पाएगा। ये रहा GS का गेम। और ये GS कैसा रहेगा, तो जैसा प्रारंभिक परीक्षा में रहा है, जैसा प्री एग्जामिनेशन में आप GS करके आए हैं, जिस प्रकार आपने प्री में GS को पढ़ा है, ठीक वैसे ही हूबहू आप मुख्य परीक्षा में भी GS का अध्ययन करते हैं, वैसे ही आप इस परीक्षा को देते भी हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप मुख्य परीक्षा में जो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, जिनसे आपका चयन तय होता है, उन खंडों पर बात करने के लिए। सामान्य हिंदी एवं आलेखन। जब मैं यहां सामान्य हिंदी शब्द की बात करूंगा तो ये सामान्य हिंदी अलग है, एवं लगा हुआ है देखेंगे तो, और ये आलेखन अलग है। इस आलेखन में 2 खंड सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में आपको पढ़ने होते हैं। एक खंड आपका होता है पत्र लेखन का और एक खंड आपका होता है यहीं पर गद्य खंड का। अब इस गद्य खंड में क्या पढ़ना है, इस पत्र लेखन में क्या पढ़ना है, ये आपकी कितनी मदद करेंगे, सब समझेंगे। सामान्य हिंदी की जब मैं बात करूंगा तो क्या पढ़ना है और आलेखन की बात करूंगा तो क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें 2 खंड हैं। पहले तो खंड 1 की समझ विकसित करिए कि खंड 1 में क्या पढ़ना है, कितने नंबर का। मुख्य परीक्षा आप जोड़ते चलिएगा, मुख्य परीक्षा आप जोड़ते चलिएगा। तो आपने GS किया कितना, 120 अंक का, यहां अंक भी लिखते चलेंगे और यहीं पर हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 120 हैं और आपको अंक भी 120 ही मिलेंगे। कितना लाना चाहिए ये भी मैं बताता चलूं कि मुख्य परीक्षा में जब आप उतर रहे हैं, क्योंकि प्री में आपका GS जैसा गया तैसा गया,
आप देखिए पैटर्न में कितना परिवर्तन है। आप पीसीएस को देखिए, पीसीएस 2022 को देखिए, फिर 2023 को देखिए, ट्रेंड में परिवर्तन देखिए। आरओ जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था उसको देखिए, और फिर जब अभी आप आरओ दे के आ रहे हैं 2025 का जुलाई का, तो देखिए ट्रेंड में परिवर्तन देखिए। लगा ही नहीं था, विचार ही नहीं किया था किसी ने कि इस प्रकार के क्वेश्चन, इतना रटंत विद्या प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाएगा, उम्मीद ही नहीं थी। अच्छे अच्छे धारसाई हो गए। चलिए खैर, आइए तो कुल जमा 120 प्रश्न जीएस का 120 अंक के लिए करना है। परंपरागत खंड यानी कि सब्जेक्टिव खंड आपका होता है। इस सब्जेक्टिव खंड में 120 अंक का आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र बनाया जाता है। 2.5 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। मैं समय पर और अंक पर क्यों आपको ज्यादा ध्यान आकर्षण आपका कर रहा हूं, समझिएगा। कारण है कि अगर आप इसके पूर्णांक और इसके समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे तो प्री एग्जामिनेशन इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि यहां पर आप केवल क्वालिफाई करके अपना काम कर ले गए थे, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा में उतरेंगे तो केवल क्वालिफाई कर मात्र लेने से आपका काम नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको सर्वोत्कृष्ट अंक लाने होंगे, क्योंकि प्री क्वालिफाई किए हुए 15 गुना विद्यार्थी आपके साथ एक कुर्सी के लिए जूझ रहे होंगे। कम से कम एक कुर्सी के लिए 15 विद्यार्थी प्रबल दावेदारी अपनी दिखाएगा, और अगर वह उस कुर्सी पर ना आ पाया तो अन्य कैटेगरी के माध्यम से, आरक्षण के पूरे प्रभाव के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से, अपने ज्ञानार्जन के माध्यम से, अपनी लेखन की प्रतिभा के माध्यम से वह उन 15 गुना से कई गुना आगे निकल करके अपनी रैंक भी स्थापित करेगा। तो ये सारा सिनेरियो एक साथ चल रहा है, इसलिए गौर करिएगा। 2.5 घंटे में आपको 120 नंबर मिलेंगे। क्या करने के एवज में? तो आपको एक गद्यखंड दिया जाएगा। इस गद्यखंड का आपको सबसे पहले तो 3 नंबर का शीर्षक चुनना होगा। देखिए, अगर आप यहाँ पूरे सिलेबस के सिनेरियो को समझेंगे तो 3 + 6 + 12 दिया हुआ है। ये 3 + 6 + 12 का क्या मतलब है सर? तो 3 इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको शीर्षक चुनने के एवज में 3 नंबर मिल रहे हैं। कितने गद्यखंड आपसे पूछे जाते हैं? तो आरओ एग्जामिनेशन में केवल एक ही गद्यखंड आपसे पूछा जाता है। जब आप पीसीएस में उतरेंगे तो 2 गद्यखंड पूछा जाता है। ठीक है, गौर से सुनते चलिए, मैं सबको एकदम कंबाइन करके बता रहा हूं। बीईओ में पहुंचेंगे तो एक ही गद्यखंड पूछा जाता है। अब समझिए, शीर्षक सब में चुनना होता है। शीर्षक का प्रश्न आपसे आरओ में भी है, शीर्षक का प्रश्न बीईओ में भी है, शीर्षक का प्रश्न आपसे पीसीएस में भी है। तो शीर्षक चयन की प्रतिभा आपके अंदर होनी चाहिए। क्या करना चाहिए शीर्षक चयन समझने के लिए? कुछ रचनाओं को आधार बनाइए। जैसे मोटे तौर पर आप समझिए कि आपने एक कहानी पढ़ी ईदगाह, उस ईदगाह कहानी को आप उठा लीजिए और एक क्षण के लिए सोचिए कि पूरी ईदगाह कहानी अगर मेरे सामने आ जाती और गद्यखंड के रूप में छप के आ जाती तो मैं उसका शीर्षक क्या चुनता। या मान लीजिए गोदान एक उपन्यास आपने पढ़ा होगा, पूरे उपन्यास के कुछ खंडों को निकाल करके दे दिया गया, उसके लिए हम गोदान शीर्षक ही क्यों चुनते? शीर्षक कहने का यह तात्पर्य होता है कि उस शीर्षक से लगभग यह अनुमान लग जाए कि पूरे के पूरे रचना पर जो भाव है वह क्या है। जैसे क्षण मात्र के लिए आप मेरी बात को समझिएगा कि मैं कह रहा हूं गोदान, और जरा उसको तोड़िए तो गऊ का दान किया गया है। और भारतीय हिंदू मैथोलॉजी में, भारतीय हिंदू परंपरा में हम किसी व्यक्ति की मृत्यु के 10वें दिन गऊ का दान करते हैं। यानी निश्चित ही प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई ये रचना इस बात पर आधारित ज्यादा है कि यहाँ किसी की मृत्यु लिखी जा रही है, और अंत जब होता है तो वहाँ देखने को प्राप्त होता है कि होरी की मृत्यु लिखी जा रही है। एक किसान के मजदूर बनने की पूरी कथा लिखी गई है। आपने एक रचना पढ़ी होगी मैला आंचल। आंचल मैला, आंचल स्त्रियों का होता है, आचरा आंचल, तो आंचल स्त्रियों का होता है और वो कैसा हो गया है? मैला हो गया है। यानी रचना का शीर्षक आप देखिए ना, किसी भी उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, उसका शीर्षक चयन किस प्रकार से, कितनी प्रतिभा से लेखक ने करने का यत्न किया है कि उस शीर्षक मात्र से वह पूरा भाव अपना आपके सामने खोल करके रख देने को तैयार है। निश्चित ही किसी स्त्री की अश्मत लुटने की कथा है और मैला आंचल आप पढ़ते हैं तो हालांकि कई चीजों को आधारित करते हुए उपन्यास में तो कई खंड होते हैं, कई चीजें होती हैं, लेकिन स्त्री की अश्मत लुटने की भी बात वहां उपस्थित है। मैं आपको समझा पाया होऊंगा बहुत कम समय में, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहां पर पढ़ाना आज नहीं है,
पढ़ाने की प्रक्रिया हम आगे लेके चलेंगे, कैसे आप पढ़ेंगे मुझसे, कैसे जुड़ेंगे, वो सब मैं आगे आपको अंत में बताऊंगा। जुड़े रहिए बस। शीर्षक चयन क्या है, तो शीर्षक होता क्या है ये मैं आपको समझा पाया। इसी प्रकार से आपको लिखे हुए एक अपठित गद्यखंड का, अपठित जो न पढ़ा गया हो, अ मतलब नहीं, पठित मतलब पढ़ा हुआ, तो जो न पढ़ा हुआ हो वह आपके सामने आ जाएगा, उसको आपको शीर्षक के रूप में चुनना है। और शीर्षक मैक्सिमम 3 शब्द से ज्यादा नहीं चुनना है। 3 शब्द तक अपने शीर्षक को चुन करके अगर आप रख देते हैं तो परीक्षक कि यह आपके लिए एक चित्र अंकित हो जाता है, उसके मानस पटल पर आ जाता है कि विद्यार्थी एक समझदार है, जिसने भाव पक्ष और अर्थ को समझ करके, अर्थबोध को समझ करके, भाव पक्ष को समझ करके पूरे अपठित गद्यखंड को बढ़िया से उसका इसने शीर्षक चुन लिया है बालक ने, तो अच्छा नंबर मिलेगा। और पूरे नंबर मिलते हैं इसमें, 3 नंबर के प्रश्न में पूरा 3 नंबर मिलता है। सार अंश, यानी कि पूरे लिखे हुए गद्यखंड में से गद्यखंड को सार लेखन करना होता है। ये कैसे आप कर पाएंगे, ये आपको मैं बार बार कहूंगा कि आप कुछ साहित्यिक रचनाओं से लगातार जुड़े रहिए। जो विद्यार्थी साहित्यिक रचनाओं से जुड़े रहते हैं, पढ़ने का अच्छा बोध होता है, तो वह चीजों को पढ़ करके उसका अर्थ तुरंत और कई डायमेंशंस में उसके अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वर्ड्सवर्थ की एक रचना है कि मेरी आंखें निकाल लो मैं फिर भी तुम्हें देख लूंगा। अब अगर आप इसके अर्थ को समझेंगे तो यूं लगेगा मानो जैसे किसी प्रेमिका के लिए बात कही जा रही हो कि मेरी आंखें निकाल लो मैं फिर भी तुम्हें देख लूंगा, है ना। तू दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो ये तो प्रेमिका के लिए ही कहा गया है कि खुशबू से पहचान लूंगा, ये तो समझ में आ रहा है, सीधा सीधा भाव है। लेकिन वर्ड्सवर्थ को समझना कि मेरी आंखें निकाल लो मैं फिर भी तुम्हें देख लूंगा, वो इस प्रकार का है कि वो ईश्वर के लिए कहते हैं कि मैं उनको मन की, आत्मा की आंखों से देख सकता हूं, और मेरी आंखें नहीं भी रहेंगी, उसमें रोशनी नहीं भी रहेगी, वो निकाल भी ली जाएगी, उसे फोड़ भी दिया जाएगा, तो मैं उनको वैसे ही एहसास कर पाऊंगा, उनकी चीज़ों को ऐसे ही एहसास में लूंगा जैसे कि अभी ले पा रहा हूं जब मेरी आंखें हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि सारांश लेखन क्या है? जब आप किसी गद्यखंड के पूरे भाव को, पूरे अर्थ को ग्रहण कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, समझ लेंगे कि लेखक क्या कहना चाहता है, तब जाकर के आप उसको अपने शब्दों में उकेर कर लिख पाएंगे। यह एक लेखन की कला से आप अपनी भाव भंगिमाओं को कैसे लिखते हैं कम शब्दों में, यही सारांश लेखन होता है। इसके एवज में आपको 6 अंक दिए जाते हैं। यह सारांश लेखन बहुत गौर से समझिएगा। आपको लगता होगा कि आपको सिलेबस पता है, बट नहीं पता है, मैं समझाने की कोशिश में हूं। सारांश लेखन की जब बात कर रहे हैं तो पूरे गद्यखंड को सार तौर पर, जैसे मान लीजिए पूरा गद्यखंड 500 शब्दों का है, मेरी बात को समझिएगा, तो आपका जो सारांश होना चाहिए वो 200 शब्दों से 250 शब्दों में सिमट जाना चाहिए, 50% के ऊपर नहीं ही जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या शामिल होना चाहिए, क्या नहीं शामिल होना चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ने के दौरान समझेंगे। अभी मैं मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश में हूं। फिर इसके लिए आपको 6 नंबर मिल रहे हैं, 6 3 9 नंबर हो गए आपके। अब आपको 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या मिलनी है। यह पक्की बात है कि एक गद्यखंड में 3 जगहों पर आपको रेखांकित अंश मिलेंगे। इन तीनों रेखांकित अंशों को आपको व्याख्यांकित करना होगा। अब व्याख्यांकित करने के लिए रेखांकित अंश के लिए कितनी शब्द सीमा चाहिए होगी सर? तो क्या सच में इसके लिए शब्द सीमा निर्धारित है? तो मैं कहूंगा नहीं निर्धारित कर सकते। आपको कोई कितना भी कह ले, बरगला ले, इधर उधर की किताबें पढ़ के आपको कितना ही लगे कि सर इतनी शब्द सीमा फलानी किताब में लिखी गई है, तो सही नहीं है। कारण है, आप खुद सोच के देखिए, आप एक प्रबुद्ध विद्यार्थी हैं कि कैसे रेखांकित अंश आपको, ये जब पता ही नहीं कि रेखांकित अंश में कितने शब्द हैं, तो कैसे मैं बता दूं कि 100 शब्दों में व्याख्या लिखी जाती है? कैसे बता दूं कि कितने शब्दों में लिखी जाती है? जितना रेखांकित अंश होगा उसी के अनुरूप उसकी व्याख्या होगी। बात समझ में आई क्या? यानी कि अगर हमारा रेखांकित अंश 60 शब्दों का है या 50 शब्दों का है, तो हमारी व्याख्या जो 50 शब्दों के रेखांकित अंश हैं उसके लिए 2 गुने से 3 गुने से ज्यादा ना जाए, यानी कि 100 शब्द 150 शब्द मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाती। सारांश 1/2 1/3 हो सकता है, संक्षेपण 1/3 ही होता है, ये तय है। अब चलिए, और ये 3 जगहों पर होगा, 1 2 और 3, ये 12 नंबर हैं। यानी एक रेखांकित अंश की व्याख्या करने का 4 नंबर, दूसरे का 4 नंबर, तीसरे का 4 नंबर। इसके लिए मैं आपको पढ़ाने के दौरान ये बताऊंगा कि जब आप रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं तो उसके लिए क्या प्रारूप इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गलत प्रारूप रहेगा ना तो भी आपको सही नंबर नहीं मिल पाएंगे। उचित प्रारूप का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। दुख की बात है कि इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमारे पास मार्केट में अभी भी उत्तम किस्म की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। खैर, तो ये पूरा का पूरा खंड आपको समझ में आ गया होगा। इसके एवज में आपको 12 6 18 3 21 अंक आपको दिए जाते हैं।
ठीक है, ये 21 नंबर का पेपर आपका हुआ। अब उसके बाद आ जाइए, अब सबसे जरूरी चीज जो आपको बहुत कायदे से समझनी चाहिए वो ये है मेरे दोस्त कि आपको दूसरे नंबर पर पढ़ना होता है। एक सरकारी पत्र दे दिया जाएगा आपको। अब सरकारी पत्र का मतलब जरूरी नहीं कि वह सरकारी ही हो। सरकारी पत्र कहने का मतलब कि सभी सरकारी पत्र, जिसमें आपका परिपत्र भी आ सकता है, आपके सामने अर्ध सरकारी पत्र भी दिया जा सकता है, आदेश भी दिया जा सकता है, ज्ञापन भी दिया जा सकता है, टिप्पणी भी दी जा सकती है, विज्ञप्ति भी दी जा सकती है, अनुस्मारक भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। ये टेबलर फॉर्म अकेले अकेले 15 नंबर आपको दिलाता है और ये 15 अंक आप तभी अर्जित कर सकते हैं जब आपको पूरा पत्र लिखना आता हो। मेरे दोस्त बहुत कायदे से समझिएगा कि अगर आप पूरा पत्र नहीं लिख पाते, पत्र के संबंध में आपकी गहरी जानकारी नहीं है, तो टेबलर फॉर्म गलत होगा, 200% गारंटी है। टेबलर फॉर्म पढ़ाने में शिक्षक को एक ही दिन लगता है, लेकिन ये पत्र लेखन पढ़ाने में 30 घंटे लग जाते हैं। अगर प्रतिदिन 2 घंटे भी पढ़ाया जाए तो 15 दिन लगते हैं पत्र लेखन पढ़ने में। मुझे तो इतने टाइम लग जाते हैं भाई, क्योंकि मैं बहुत डिटेलिंग से पढ़ाता हूं। मिनिमम मैं बता रहा हूं कि 30 घंटे, वैसे तो 45 से 50 घंटे, और हमारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे 60-60 घंटे पत्र पढ़ाने में लग जाते हैं। ऐसा भी है, इतनी डिटेलिंग करनी पड़ती है, इतना एक एक तथ्य समझाना पड़ता है, कॉपी चेक करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपकी खामियों को उजागर करना पड़ेगा, प्रारूप समझाना पड़ेगा, पत्र के संबंध में क्या क्या बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी वो सब। अब आ जाइए 3 नंबर पे, पत्राचार पढ़ना है आपको। कौन कौन से पत्र पढ़ने हैं? तो एक सरकारी पत्र आपको पढ़ना है, देखते चलिए, गिनते चलिए कितने पत्र हैं। दूसरा आपको अर्ध सरकारी पत्र पढ़ना है। तीसरा आपको कार्यालय आदेश पढ़ना है। चौथा आपको ज्ञापन पढ़ना है। पांचवा आपको परिपत्र पढ़ना है। छठवां आपको विज्ञप्ति पढ़नी है। 7 नंबर पर आपको टिप्पण पढ़ना है। फिर प्रतिवेदन पढ़ना है 8 नंबर पे, और 9वां अनुस्मारक पढ़ना है। इतने पत्र आपको पढ़ने हैं, यानी कुल 9 पत्र आपके सिलेबस में लगे हैं जो कि आरओ में आपको पढ़ना है। तो क्या सर अगर ये 9 पत्र हम पढ़ लें तो ये कहां कहां काम आ जाएगा? ये आपको बीईओ निकालने में मदद कर देगा, ये यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा निकालने में आपकी मदद कर देगा। जो 150 नंबर का प्रश्न पत्र आपके सामने आता है उसमें आपको ये पूरी मदद कर देंगे, क्योंकि पीसीएस में केवल 6 ही पत्र पढ़ने होते हैं। एक पत्र अलग से उसमें तार पढ़ना होता है जो इसमें नहीं है, उसमें अनुस्मारक आपको नहीं पढ़ना होता है, प्रतिवेदन नहीं पढ़ना होता है, टिप्पणी नहीं पढ़नी होती है, ज्ञापन नहीं पढ़ना होता है, बाकी सब पढ़ना होता है। यानी कि शासकीय, अर्धशासकीय, आदेश 3 नंबर हो गया, विज्ञप्ति 4 हो गई, तार 5 हो गया, परिपत्र 6 हो गया। ये आपके पीसीएस का सिलेबस है। इतने 6 पत्र आपको वहां पढ़ने होते हैं पीसीएस में। बीईओ में भी लगभग 5-6 पत्र ही पढ़ने होते हैं, 9 पत्र नहीं पढ़ने होते। आरओ का सिलेबस मुख्य परीक्षा का पत्र का सबसे बड़ा है। जब ये 9 पत्र पढ़ लेंगे तो ये केवल एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पत्र मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक चीज सुनते जाइए, मैं शॉर्ट्स के माध्यम से सभी पत्रों के संबंध में कुछ कुछ खास बातें बताना चाहता हूं आपको। आप इसी चैनल के शॉर्ट्स फॉर्मेट में चले जाइए। जैसे आप आरओ का पेपर उठाइए, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र के संबंध में अंतर स्पष्ट करते हुए एक का प्रारूप बना दीजिए। शासकीय अथवा अर्धशासकीय की समानता अथवा अंतर स्पष्ट करते हुए शासकीय पत्र का प्रारूप बना दीजिए। ऐसे सवाल पूछा जाएगा। तो जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि शासकीय पत्र क्या होता है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, आदेश क्या होता है, कब लिखा जाता है, कौन लिख सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका प्रारूप क्या है, इसमें अंतर क्या होता है। जब 2 पत्र पढ़ेंगे तो दोनों के अंतर, समानता, दोनों की विशिष्टताओं का अध्ययन करना पड़ेगा। इसका उद्गम क्या है, प्रस्थान बिंदु क्या है, इस पत्र का उद्देश्य क्या होता है, इसकी भाषा शैली क्या होती है, यह किस प्रकार के प्रारूप में लिखा जाता है, यह सब बातें हमें समझनी होती हैं। ये पूरे के पूरे 9 पत्र मिल करके आपको 24 नंबर देते हैं, और जब ये 24 नंबर आप अच्छे से पुख्ता कर लेते हैं तो ये 15 नंबर पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप एक साथ हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। अब आ जाइए, पारिभाषिक शब्दावली पढ़नी होती हैं। पारिभाषिक शब्दावलियां जो होती हैं, जो सरकार के कार्यालय में कामकाज में इस्तेमाल की जाती हैं, विधि के मामले में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा नोटिफिकेशन की हिंदी क्या होती है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा अनुस्मारक की अंग्रेजी क्या होती है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा परिपत्र की अंग्रेजी क्या होती है, ठीक है ना। तो आपसे ये सब पूछा जाता है। इस प्रकार और भी कठिन कठिन पूछा जाएगा, जैसे ऑर्डिनरी की हिंदी रूपांतरण आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ऐसे पारिभाषिक शब्दावली जो वाणिज्यिक और प्रशासनिक शब्दावलियां होती हैं ये आपसे पूछी जाएंगी, और ये 2 तरीके से पूछी जाती हैं, जिसमें 5 शब्द आपसे पूछे जाएंगे अंग्रेजी से हिंदी में, और 5 हिंदी से अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। यानी कि ये 5-5 जो होते हैं, 2-2 अंक का एक सवाल होता है।
देखिए अंग्रेजी में जब पूछा जाता है तो बच्चा रट करके हिंदी में ठीक से जवाब दे देता है। दिक्कत आती है जब बच्चे को हिंदी में पूछा जाता है, वो अंग्रेजी तैयार तो करता है लेकिन कई बार स्पेलिंग मिस्टेक करने की वजह से नंबर चले जाते हैं। ये फ्री के नंबर हैं, अभ्यास कर करके आप इनको सीख जाएंगे और बड़े आसानी से इसको सिखा देंगे। रोज 5-5 शब्द तैयार करवा करके आपको तैयार कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगवा दूंगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा। नहीं तो सर्च करके जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर, विवेक सर ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम आईडी है, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे मुहावरे पूछे जाएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां, इसको भी तैयार करने की वही विधि इस्तेमाल करेंगे। 5 पूछे जाएंगे 10 नंबर के, ये भी आपसे 2 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही में कंप्यूटर ज्ञान आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका उत्तर आपको लिखित रूप में देना होता है। ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये लिखित होता है, मतलब रिटन फॉर्मेट में आपको देना रहेगा। कितना? तो 1 शब्द में इसका उत्तर देना होता है, बस 1 शब्द में या 1 पंक्ति में उत्तर देना होता है, बस 1 पंक्ति में आप इसका उत्तर देंगे या तो 1 शब्द में उत्तर देंगे। 2 से 3 शब्द 5 शब्द से ज्यादा का उत्तर नहीं देना होता। जैसे सवाल पूछेगा www का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछेगा http/.in का अर्थ क्या है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किसी वेबसाइट में gmail.com लिखे होने का अर्थ क्या है, रैम का क्या प्रयोग होता है। ऐसे ऐसे छोटे हल्के सवाल होते हैं कंप्यूटर के। कोई शॉर्ट की पूछ लेगा कि Ctrl+Z का शॉर्ट की किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर या तो सवाल इस तरह से बड़ा बना करके दे सकता है कि किसी फाइल को कॉपी करके पेस्ट करने के दौरान क्या शॉर्ट की यूज की जा सकती है। इतना सरल कि मतलब जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी यूज करता है वो कर लेगा। मतलब इजी क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, बहुत टफ नहीं होते। आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देखिएगा। मैं पिछले 5 साल का पूरा पेपर इसी चैनल पे सॉल्व कराऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। और देखिए, इतना करने के बाद आप आ जाएंगे यहां खंड 2 में, और इस खंड 2 से आप अनजान नहीं है। ये खंड 2 आप बहुत भली भांति जानते हैं। ये शब्द ज्ञान और व्याकरण के वस्तुनिष्ठ शब्दिक्चु क्वेश्चंस हैं, जिनका एमसीक्यू फॉर्मेट में पीवाईक्यू सेशन के माध्यम से बहुत सारी तैयारी हमने करवाई है। यूट्यूब पर आप लोगों ने बहुत सारा देखा है क्लास हमारा, और ये पूरे के पूरे टॉपिक्स को आप पढ़ के आए हैं। जैसे विशेषण और विशेष हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, वाक्य और वर्तनी शुद्धि हो गई, और विलोम हो गया। ये अब जब आप प्री में जाते हैं ना, तो इसके लिए 10-10 सवाल पूछे जाते थे, अब आपसे 6-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सब के संदर्भ में, और प्रत्येक क्वेश्चन अब 2 अंक का आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे पास आपके लिए 2 टाइप की कक्षाएं उपलब्ध हैं। एक कंप्लीट मेंस की बैच है जो कि आरओ की मुख्य परीक्षा के संदर्भ में है, और एक कंप्लीट सामान्य हिंदी, जो विद्यार्थी पेट की, यूपीएसआई की कोई भी तैयारी करना चाहते हैं जिसमें हिंदी आती है, तो उसके माध्यम से जुड़ करके हमसे पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा 60 नंबर आपको मिलता है। 12 पंचे 60 होता है भाई, 5 टॉपिक है, और जो सबसे बवाल टॉपिक था जिससे आप सबसे ज्यादा डरते थे, पर्यायवाची, वो यहां से खत्म हो जाता है मुख्य परीक्षा से। आगे आइएगा, तो हिंदी निबंध आपको लिखा गया, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया हिंदी निबंध। सबसे बड़ा सवाल अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पूछते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम से पीसीएस दे रहे होते हैं, किसी कारणवश उनका चयन रुका है तो वो आरओ में ट्राई करते हैं। वो अक्सर पूछते हैं कि सर क्या हम इन निबंधों को अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं क्या? तो मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये निबंध जो आरओ का है, ये अंग्रेजी में नहीं लिखा जा सकता। जी हाँ, आप ठीक से पता कर लीजिएगा, मैं बहुत पुख्ता तरीके से ये बात कह रहा हूं, ठीक जानकारी है कि इसमें से कोई भी निबंध आप यूपी पीसीएस की तरह अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं, केवल हिंदी में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अंग्रेजी में लिखने का ऑप्शन नहीं होता। इस पूरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको 3 सवाल करने होते हैं, तीनों खंड से एक एक सवाल चुनना होता है, 600 शब्दों में अपनी बात रखनी होती है। एक क्वेश्चन आपका 40 अंक का होता है, और इस 40 अंक के 3 सवाल यानी 120 नंबर का पूरा पेपर होता है। खंड क में इन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आपको चुनना पड़ेगा, जैसे राजनीति के क्षेत्र में, जैसे सामाजिक क्षेत्र में, जैसे साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कोई सवाल पूछ लिया जाएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कबीर और प्रेमचंद, जैसे आपसे पूछ लेगा साहित्य समाज का दर्पण है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं अपितु प्रतिबिंब है,
इस प्रकार के सवाल साहित्य के क्षेत्र में आपसे पूछे जाते हैं। ये सब मैं आपको तैयार करवाऊंगा, लिखने का अभ्यास करवाऊंगा, तरीका बताऊंगा, आपकी खामियों को जांचूंगा, चेक करूंगा और उसको आपको ठीक करके देना होगा। ठीक करके बना करके आपको समझाया जाएगा कि क्या तरीके हैं, किनसे आप अपने ज़्यादा नंबर भी अर्जित कर सकते हैं, ये सारी बातें। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आपसे सवाल पूछेगा। जैसे मान लीजिए राजनीति के क्षेत्र में पूछ लिया गया आपसे, जैसे अभी टैरिफ वाला मामला चल रहा है अमेरिका और भारत का, इस मामले के संदर्भ में, या फिर अगर आपसे सवाल पूछ लिया बाढ़, भूकंप और इत्यादि के संदर्भ में, तो अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में एक मामला हुआ है जिसके संदर्भ में किन किन सिनेरियोज पर आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे इन पूरे खंडों पर मैं 2-2, 3-3 निबंध आपको तैयार करवाऊंगा। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिकल सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर और बिजनेस के सेक्टर्स में जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पर हम बात करेंगे। लेखन की प्रक्रिया समझेंगे। निबंध दरअसल है क्या, यह एक विधा के रूप में कैसे प्रसिद्धि प्राप्त करती है और आपको इस विधा के संदर्भ में कैसे जानकारी प्राप्त होगी और कैसे सीखेंगे, ये सब कक्षाएं आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। कैसे, ये सब बताएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संदर्भ में, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में प्रश्न आएंगे यहाँ पे। इंटरनेशनल और नेशनल संदर्भ में आपको समसामयिक घटना, समसामयिक घटना को पढ़ना पड़ेगा। और प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सब के संदर्भ में। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि मैगजीन्स पर इनके लिए क्या क्या खंड आपको करना चाहिए। हमेशा किसी भी मामले के तथ्यात्मक जानकारी को अपने साथ रखिए, मतलब पूरा ये प्रयास करिए कि आप तथ्यात्मक जानकारी कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको एग्जाम, देखिए आया तो आपको अधिकारी बनना है, उच्च स्तरीय परीक्षाएं देनी है, तो चाहे आप एलटी ग्रेड की परीक्षा दें, जीआईसी की परीक्षा दें, बीईओ की परीक्षा दें, आरओ की परीक्षा दें, पीसीएस की परीक्षा दें, कोई भी उच्च स्तरीय परीक्षा देने के लिए लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आने वाले समय में सभी शिक्षक भर्तियों में भी लिखित परीक्षा को एक माध्यम जरूर बनाया जाएगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि योग्य लोगों के चुनाव के लिए लिखित परीक्षा ही एकमात्र माध्यम होती है कि आपके सही ज्ञान को वो कैसे परखें। आपके लेखन ज्ञान के आधार पर ही ये परखा जा सकता है। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम आपके बुद्धि की सही जांच कदापि नहीं कर सकते। हाँ, हम आपके आईक्यू लेवल की जांच जरूर कर सकते हैं कि इसने इतना ज्यादा रट लिया, आपके रटने की विद्या की जांच हो सकती है, लेकिन आपके बेस्ट कैंडिडेट होने की बात तो हम नहीं कह सकते, नहीं बता सकते। तो ये सारे खंड हैं, प्रत्येक खंड से एक ही सवाल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सामाजिक और साहित्य के क्षेत्र में या राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में रुचि थी तो आपने उठाया 2 निबंध यहां से लिख दिए, नहीं। इन तीनों के संदर्भ में कोई एक निबंध, इन तीनों के संदर्भ में कोई एक निबंध, और ठीक यहां पर इन तीनों के संदर्भ में कोई एक निबंध। देखिए यही चीज जब आप यूपी पीसीएस में जाते हैं ना, तो यूपी पीसीएस में ये निबंध 700 शब्द सीमा में लिखा जाता है, जिनके एवज में आपको 150 नंबर मिलते हैं। ये पूरा का पूरा खंड आपको मैं पढ़ाता हूं, यूपी पीसीएस में भी, आरओ में भी। तो ये सब आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इसके लिए बैच कैसे उपलब्ध होगी, फ्री कक्षाएं कैसे उपलब्ध होंगी, 5 मिनट और आइए। बीईओ के सिलेबस को लेकर के आप लोगों की जो परेशानी है, जो करंट सिनेरियो है, समझ लीजिए। बीईओ 2025, इसके संदर्भ में पूरी जानकारी, मतलब योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, ये सब मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर के अवश्य देख लीजिए। मैं आपको बताते चलता हूं, समझते चलिएगा। भैया 120 क्वेश्चन आपसे 300 नंबर के, यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। यहां पर 120 300 नंबर का, यानी 2 घंटे की ड्यूरेशन में ये पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है 2 आवर्स में, ठीक है। जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट एग्रीकल्चर है, और पॉलिटी है, इकोनॉमी है, नेशनल मूवमेंट है, हिस्ट्री है, पूरा आपका जनरल इंटेलिजेंस है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, इसमें रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और सारे करंट के इश्यूज सारे पढ़ने पड़ेंगे। ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, इकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, पॉपुलेशन पढ़ना पड़ेगा, जितना भी स्पेसिफिक नॉलेज है एजुकेशन के संदर्भ में, कल्चर के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में, इंडियन इंडस्ट्री ट्रेड के संदर्भ में, सोशल ट्रेडिशंस के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, सब आपसे पूछेगा। क्लास 10th लेवल की मैथ्स भी पूछी जाएगी थोड़ी बहुत, जिसमें अरिथमेटिक भी शामिल है, अलजेब्रा शामिल है, ज्योमेट्री शामिल है। 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये आपका पूरा प्री का सिलेबस था, अगर आप बीईओ देने जा रहे हैं तो। यानी बीईओ का जो सिलेबस है वो प्री ओरिएंटेड, जो प्री की अगर बात करें तो प्री ओरिएंटेड स्टडी में केवल जीएस है, यानी सामान्य अध्ययन है, उसमें निबंध और लिखित परीक्षा का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जब आप जाते हैं एग्जाम 5 में देखेंगे तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको जो मेंस रिटन एग्जामिनेशन है वो
दो कंपलसरी पेपर से गुजरना पड़ेगा आपको, यानी कि यहां पर दो कंपलसरी पेपर होंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 200 नंबर के, ठीक है। 200 अंक के दो पेपर आपको यहां पर हल करने ही होंगे। वे क्या होंगे उस पर हम बात करेंगे पूरे 400 नंबर के पेपर में। तो आइए जरा समझते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले 120 क्वेश्चन 200 नंबर के सॉल्व करने पड़ेंगे 3 घंटे में, जो कि जनरल स्टडीज से रिलेटेड होंगे। जो आपने प्री में पढ़ा है वैसा ही मेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आ जाइए आगे। ये यहां से हमारा खंड शुरू होता है, जिस खंड पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि जो आपने आरओ में पढ़ा वो यहां कैसे काम आ सकता है। तो गौर करिएगा दोस्त, अपठित गद्यांश आपने आरओ में पढ़ा, यहां पे भी पढ़ेंगे। आप उसका संक्षेपण करेंगे, आप उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे जो कि रेखांकित अंश होंगे। ये चीज मैं बता के आया आपको। आप उसका शीर्षक चुनेंगे। तो जो आरओ के मेंस में आप तैयारी करेंगे वो आपके बीओ में काम आई। आपके आरओ के मेंस में 4 महीने आपके पास, 3 महीने हैं। आपके बीओ में भी आपके पास 4-5 महीने हैं, ठीक है ना। अब इधर आ जाइए। यहां पर भी पत्र पढ़ना है, शासकीय पढ़ना है, अर्धशासकीय पढ़ना है, आदेश पढ़ना है, ज्ञाप पढ़ना है, अधिसूचना पढ़नी है, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट पढ़ना है, यहाँ पर परिपत्र पढ़ना है, पत्र लेखन और आलेखन, ये पूरा आपको इतना पढ़ना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 पत्र, 2 पत्र, 3 पत्र, 4 और ये रहा आपका 5, 6 और 7। यहाँ 7 पत्र आपको पढ़ने हैं। तो लगभग अगर आप आरओ का पत्र लेखन कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम का पत्र लेखन आसानी से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है इस पर। अच्छा, यहां पर आपको एक जो बड़ी चीज करनी है वो वाक्यों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये आपसे पूछा जाता है। ये एक बड़ा पोर्शन है जिसको लेकर के आपकी अंग्रेजी भी थोड़ी सी दुरुस्त होनी चाहिए, यानी कि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी से जुड़ाव होना चाहिए। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कि आप किसी लिखे हुए कॉन्टेक्स्ट को एटलीस्ट समझ लें, उसकी हिंदी बता दें, हिंदी में लिखे हुए कॉन्टेक्स्ट को एटलीस्ट थोड़ा सा अंग्रेजी में एक भाव को समझ करके उसको लिख पाएं, इतनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। साथ ही अगर मैं सामान्य हिंदी की बात करूंगा तो यहां पर आपको अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे। ये पोर्शन है आपका जो कि आप पढ़ के आएंगे। विलोम शब्द आप आरओ से पढ़ के आएंगे। पर्यायवाची आपने आरओ प्री में पढ़ा है। तत्सम तद्भव आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। यहाँ पे तत्सम तद्भव आपको आरओ में पढ़ने को मिला है, वो पूरा मिल जाएगा। क्षेत्रीय और विदेशी शब्द भंडार आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा कैंची किस भाषा का शब्द है, गमला किस भाषा का शब्द है, आलपीन किस भाषा का शब्द है, आलमारी किस भाषा का शब्द है ना, बेगम किस भाषा का शब्द है, इस प्रकार के, काजू किस भाषा का शब्द है, इस प्रकार के शब्द पूछे जाएंगे। वर्तनी दोष यानी कि शाब्दिक दोष जो आप करते हैं उसके संदर्भ में प्रश्न होंगे। अर्थबोध से प्रश्न होगा और शब्द रूप आपसे पूछे जाएंगे। संधि पूछी जाएगी, समास पूछा जाएगा, क्रिया पूछी जाएगी, हिंदी वर्णमाला पूछा जाएगा। यहाँ पर आरओ से थोड़ा सा हट करके, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए समथिंग सिमिलर टू सीसैट, यानी कि जो बच्चा सीसैट में हिंदी को सीरियस ले रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है वो विद्यार्थी यहाँ पे बाजी मार सकता है। वैसा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यहाँ पर सीसैट से काफी अच्छा होता है, ये मान के चलिए। विराम चिन्ह आपसे पूछा जाएगा, हालांकि चिन्ह शब्द गलत लिखा हुआ है। शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्ति, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां हो गई, हिंदी भाषा का प्रयोग और उसके संबंध में अशुद्धि के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ सामान्य हिंदी का अच्छा खासा बोलबाला है। सामान्य हिंदी यहाँ पर ठीक ठाक करनी पड़ेगी, इससे आप बच नहीं सकते। सामान्य हिंदी भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। सामान्य हिंदी के लिए हम आपकी मदद करेंगे। साथ ही निबंध का खंड, अब निबंध यहाँ पर आकर के और सिकुड़ के छोटा हो जाता है। कैसे? यहाँ पर 100 नंबर का निबंध है और आपको 2 खंड मिलते हैं, दोनों खंड में से एक एक निबंध करना होता है, ठीक है ना। 2 खंड है, दोनों में से एक एक, और यहाँ जो शब्द सीमा होती है ना वो 700 यानी पीसेस के बराबर ही होती है। ये पूरा कंप्लीट आरओ और बीओ की मुख्य परीक्षा का सिलेबस था जो कि आपको मैंने पेश करके बताया। अब भाई साहब एक बात यह है कि अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ेंगे कैसे सर? बैच से जुड़ने की क्या व्यवस्था है? तो देखिए, बैच से आप कैसे जुड़ सकते हैं। आपको सीधा एक काम करना है, बस एक काम करना है, एक काम केवल करना है। वो ये करना है मेरे दोस्त कि आपको इस नंबर पर, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, इस नंबर पर आपको संपर्क साधना है, लेकिन फोन कॉल नहीं करना। 83-188-99608 ये नंबर है। इस पर फोन कॉल ना करिएगा क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, है ना। हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, ये हमारे घर का ही नंबर है 83-188-99608। आप इसको सेव कर सकते हैं और इसको सेव कर लीजिए। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, यही हमारा संपर्क सूत्र होगा दोस्त आज से। इस संपर्क के माध्यम से आप अपनी बात रख दीजिएगा, 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
तुरंत रिप्लाई की उम्मीद ना करिएगा, क्योंकि मैं दिन भर कक्षाओं में रहूंगा, रिप्लाई तो मैं ही करूंगा आपको, ठीक है। एक व्यक्ति हम इसके लिए बैठा देंगे आने वाले समय में, ठीक है, जो आपके फोन कॉल को देख सके, रिप्लाई कर सके। लेकिन अभी फिलहाल फोन कॉल के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं माफी चाहूंगा। फोन कॉल मत करते हुए केवल इस पर आप क्या करिएगा, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरओ मेंस लिख दीजिएगा, और हमसे बैच लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हम 1 से 2 डेमो प्रोवाइड कर देंगे। पत्र लेखन या गद्यांश लेखन के संदर्भ में किसी एक का हम आपको डेमो दे देंगे, ठीक है। आप एक डेमो देख सकते हैं, एक डेमो देख करके आप अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। एडमिशन के संबंध में अलग से भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्या फीस है क्या है। अभी मैं केवल ये देखना चाहता हूं कि क्या आप सच में इंटरेस्टेड हैं, बैच लेना चाहते हैं, तो बैच लेने के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। कैसे? जैसे तैयारी में आप कैसे हमारे साथ जुड़े रहें, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन सुचारू रूप से चलती रहे। जैसे पत्र लेखन आप जब करेंगे तो पत्र की जांच करना, ये सब थोड़ा बहुत, कि किसी 2 विद्यार्थी का किसी दिन देख लिया, 10 विद्यार्थी का देख लिया, 5 विद्यार्थी का देख लिया, और साथ ही साथ जूम के माध्यम से आपसे जुड़ करके आपकी समस्याओं का समाधान करना, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसका कोई चार्ज नहीं है दोस्त, क्योंकि सहयोग का कोई फीस नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, तैयारी और यहां पर जूम के माध्यम से आपको जो सपोर्ट मैं कर पाऊंगा, कॉपी चेकिंग के संदर्भ में आपकी यहां पर मदद कर दी जाएगी काफी हद तक, साथ ही साथ कुछ नोट्स के संदर्भ में भी आपकी मदद कर दी जाएगी। इतनी चीजें आपको हम यहां पर उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल ना करिएगा कि मैसेज करके सर तुरंत आप कह रहे थे कि नोट्स चाहिए, नोट्स तुरंत प्रोवाइड करा दीजिए, नहीं है मेरे पास, मत मैसेज करिएगा प्लीज। जो वास्तव में सीरियस कैंडिडेट है, जो वास्तव में मेहनत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और जी जान लगा करके मेहनत करके इस बार नौकरी पाना चाहते हैं, तो एक सीरियस विद्यार्थी के तौर पर आपको मेरे पास यहां पर आना चाहिए, आपको जुड़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। हम बाजार से थोड़ा हट करके काम करना चाहते हैं। मैं वास्तव में ये प्रयास करना चाहता हूं कि सर्वाधिक विद्यार्थी चयनित होकर के निकले, मुख्य परीक्षा में एक प्रबल दावेदारी लेकर के आगे जाए। लंबे समय से आप मुझे आरओ के एग्जामिनेशन में देख रहे हैं, लंबे समय से आप मुझे बीईओ के एग्जामिनेशन में देख रहे हैं, लंबे समय से आप मुझे एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन में देख रहे हैं, लंबे समय से आप मेरे साथ पीसीएस में जोड़ करके पढ़ रहे हैं बहुत सारे बैचेस के माध्यम से। आप एक बार मुझसे यहां पर जुड़िए और इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। इस संपर्क सूत्र के माध्यम से आपको केवल इतना करना है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आरओ मेंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जैसे बीईओ का उनको केवल सामान्य अध्ययन लेना है, या सीसेट के लिए उनको केवल बीईओ के लिए केवल उनको सामान्य हिंदी लेना है। तो मैं आपको यहां पर सामान्य हिंदी का भी एक ऑप्शन दे रहा हूं कि आप सामान्य हिंदी के माध्यम से भी सामान्य हिंदी के माध्यम से भी हमसे जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। तो सामान्य हिंदी का भी आपको पूरा का पूरा एक क्लास मिल जाएगा, तो इसमें भी हम आपकी पूरी की पूरी मदद कर देंगे। तो इसके माध्यम से जुड़ करके आप हमें आगे जो है जुड़े रहिए। और ये रहा पूरा का पूरा आपके सामने एक प्लान जो कि मैंने पेश किया कि किस प्रकार से पूरा अध्ययन करना चाहिए। इस चैनल पर रील्स के माध्यम से, इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से, इस चैनल पर प्रैक्टिस के माध्यम से ये सारी कक्षाओं का अभ्यास आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। कक्षाएं 20 से 25 अगस्त के आसपास से प्रारंभ होंगी। एग्जैक्ट डेट नहीं है कि 20, 21, 22 या 23, लेकिन 20 से 25 के बीच में, क्योंकि अभी एप्लीकेशन स्टूडियो, क्योंकि ये स्टूडियो एक रेंटेड स्टूडियो है, हमें अपने घर पे भी बनवाना पड़ेगा जिससे हम तुरंत आपके लिए उपलब्ध हो सकें। तो इस प्रकार की चीज़ें हम करके आपके सापेक्ष उपलब्ध होंगे। आप सहयोग करिए, लगातार जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।